नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आरडी के क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हम मेवाड़ राजवंश का इतिहास पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने जो है राणा शाका का प्रारंभ कर दिया था। राणा शाका के राणा हमीर को हमने पढ़ लिया है, राणा खेता को पढ़ लिया है, राणा लाखा को पढ़ लिया है और राणा मोकल को भी हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद में हम जो राणा पढ़ने जा रहे हैं आज, वो मेवाड़ के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण राणाओं में से एक हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राणा वही हैं जिनका नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा इतिहास में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें एक न एक प्रश्न उनका आता ही है। तो राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा, अगर आप पूरे मेवाड़ में देखो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे पूछे जा रहे हैं, तो वो राणा कुंभा ही है। उनके अलावा फिर अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण शासक हैं, लेकिन राणा कुंभा की जो महत्ता है वो बहुत ही ज़्यादा है कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में। देखते हैं हम महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा शासक कब बनेंगे? 1433 में, और कब तक रहेंगे? 1468 तक। महाराणा कुंभा जो हैं उनके जीवन का परिचय में याद होना चाहिए, क्योंकि पहले व्यक्ति हैं जिनका आधार कार्ड हमें देखना है। इनका जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। जीवन परिचय बोले तो आधार कार्ड बना लेना महाराणा कुंभा का। इनके पिता कौन है साहब? तो पिता को आप जानते हो पहले से ही, इनके बारे में आपने पढ़ भी लिया है। पिता हैं महाराणा मोकल। पिता कौन है? महाराणा मोकल। क्या हो रहा है आज इसको? महाराणा मोकल इनके पिता हैं। इनकी माता कौन है? इनकी माता हैं सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। इनकी प्रिय पत्नी हैं कुंभल देवी। प्रिय पत्नी जो है वो कौन है? कुंभल देवी। कुंभल देवी लिख सकते हैं हम। इनके जो उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारियों को ध्यान से देखना है भाई। सबसे बड़ा बेटा है उदा, उनसे छोटे हैं रायमल, और इनकी एक बड़ी योग्य उत्तराधिकारी है, इनकी पुत्री है जिनका नाम है रमा देवी। रमा देवी। रमा देवी जो है, इनके बारे में ध्यान क्या रखना है कि रमा देवी बहुत ही विदुषी महिला थी। इस कारण इनको कहा जाता है वागीश्वरी। वागीश्वरी, वागीश्वरी ने कहा जाता है। रमा देवी की एक दो बातें अगर आप और ध्यान रखना चाहो तो हम बता देते हैं कि रमा देवी जो है, इनका विवाह हुआ था गिरनार या जूनागढ़ के राजा, गिरनार या कह सकते हो आप जूनागढ़, गिरनार या जूनागढ़ के एक राजा है गुजरात के, मांडलिक से। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि राणा कुंभा जब तक जीवित रहे तब तक तो मांडलिक पर किसी ने कोई दृष्टि नहीं डाली। बाद में राणा कुंभा की मृत्यु के बाद में मांडलिक पर महमूद बेगड़ा नाम का जो गुजरात का सुल्तान होता है वो आक्रमण कर देता है और मांडलिक इस्लाम धर्म जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। राणा रायमल जी के काल में फिर रमा देवी जो होती है वो मेवाड़ आ जाती है, और मेवाड़ में उन्हें ना जावर की जागीर दी जाती है, जावर परगने की। तो जावर की जागीर दी जाती है। ये वही जागीर है, ये वही जावर है जहाँ पर चांदी की खानें हैं, है ना। तो चांदी की खानों वाला जावर किसके काल में आई थी चांदी? तो राणा लाखा के काल में आई थी यहाँ पर चांदी, और शीशा दस्ता पहले से ही खुद रहा था। बाद में देखे तो इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु हैं हीरानंद जैनाचार्य। हीरानंद जैनाचार्य। और इनके संगीत गुरु जो हैं, इनके संगीत गुरु सारंग व्यास इनके संगीत गुरु हैं।
सहायक संगीत गुरु कान्हा व्यास हैं। तो ये इनके जीवन के महत्वपूर्ण लोगों की जानकारी है। इसके बाद में हम इनकी देखते हैं उपाधियां। इनकी उपाधि, अच्छा ध्यान रखें, एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। इनके पिता महाराणा मोक्कल, माता सौभाग्य देवी, प्रिय पत्नी कुंभल देवी, 3 योग्य उत्तराधिकारी उदा, रायमल और रमा देवी। रमा देवी जो हैं उनका विवाह गिरनार या जूनागढ़ के राजा मांडलिक से हुआ था। इनको वागीश्वरी भी कहते हैं। जब ये वापस मेवाड़ लौट आते हैं तो जावर की जागीर इन्हें दी जाती है। जावर उदयपुर में है जहाँ पर चांदी की खाने भी है। इनके गुरु हैं हीरानंद जैनाचार्य और इनके संगीत गुरु हैं कान्हा व्यास। आगे में इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनकी उपाधियां में ध्यान रखनी है। महाराणा कुंभा की उपाधियां, इनकी उपाधियां यदि आप लोग देखना चाहो तो बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बहुत सी बार पूछी गई है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य है। और इनकी एक उपाधि हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासक इनको हिंदू सुल्तान कह करके संबोधित किया करते थे। और राणे राय, राणे राय, राणो रासो, राणो रासो, राय रायण, राय रायण। इसके बाद में इनके जो है अश्वपति, नरपति, नरपति, और देखा जाए तो दान गुरु, दान गुरु। इसके बाद में हाल गुरु, हाल गुरु, शैल गुरु भी है। दान गुरु, हाल गुरु, शैल गुरु एक ही बात है। शैल गुरु, शैल गुरु। इसके बाद में चाप गुरु, चाप गुरु, और छाप गुरु, छाप गुरु। बहुत ज़्यादा गुरु हैं, है ना। तो दान गुरु, हाल गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु। इसके बाद में और कई सारी उपाधियां हैं इनकी। महाराजा धीराज है, एक महाराजा है, महाराजा है, और महाराजा धीराज है। महाराजा धीराज इनकी उपाधि है। तो कहने का मतलब सब में गुरु हैं। दान गुरु, दान देने में गुरु है। हाल गुरु या शैल गुरु, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें लड़ने में बहुत माहिर राजा है। चाप गुरु, चाप का मतलब होता है धनुर्विद्या, धनुर्विद्या में ये निपुण है। छाप गुरु क्या है कि छापामार युद्ध पद्धति में ये गुरु है। महाराजा हैं, महाराजा धीराज हैं। राणे राय, राणो रासो, राय रायण जो है, ये इनके आश्रित जितने भी विद्वान थे उनको आश्रय देने के क्रम में इनको ये उपाधियां मिली है। अश्वपति, नरपति, आप सब समझते हो कि अश्वों में सबसे अच्छा जो सवार है वो अश्वपति है, और नरपति नरों के राजा हैं। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम सुल्तान शासक जो भी होते थे इनको कह करके बुलाते थे। अभिनव भट्टाचार्य, इनके विद्वान होने के कारण इनको ये उपाधि दी गई है। इन्होंने बहुत सारे साहित्य की रचना की है जिसको हम यथा स्थान बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद में हम राणा कुंभा पर आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा जो हैं इनके जीवन में बहुत सारा संघर्ष रहा है। राणा कुंभा का जो है वो सबसे पहले आप देखोगे मालवा के साथ संघर्ष, मालवा के साथ संघर्ष अपन देखते हैं। सबसे संघर्ष रहा है मालवा के साथ। क्या होता है, यहाँ पर राणा कुंभा लिख देता हूँ मैं, भूल मत जाना आप लोग। राणा कुंभा को आप लोग पढ़ रहे हो कब से कब तक, 1433 से 68 तक। तो मालवा के साथ इनका क्या संघर्ष है साहब। तो एक मालवा का राजा हुआ करता था होशंग शाह। कौन हुआ करता था, होशंग शाह। होशंग शाह के 2 बेटे थे। एक का नाम था मोहम्मद शाह और दूसरे का नाम था उमर खां। होता क्या है कि इसका एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ये क्या करता है, होशंग शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है, और जब ये राजा बना
तो महमूद खिलजी इसकी कर देता है हत्या। महमूद खिलजी क्या कर देता है? मोहम्मद शाह की हत्या कर देता है और खुद क्या बन जाता है? हत्या कर शासक बना। हत्या कर शासक बन गया कौन? महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम क्या बन जाता है? मालवा का शासक बन जाता है साहब। मारा किसको? मोहम्मद शाह को। पुत्र किसका है? होशंग शाह का। लेकिन इसका एक और बेटा था जिसका नाम क्या है? उमर खां। उमर खां कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तू यहाँ का योग्य उत्तराधिकारी नहीं, यहाँ का उत्तराधिकारी तो मैं हूँ, ये मेरे बापू की गद्दी और तूने मेरे भाई को मारा और तू राजा बन गया यहाँ का। तो उमर खां जो है वो दावेदारी पेश करता है कहाँ की? मालवा की। ठीक है, ये इनका घर का मामला है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि इनके घर पर चल क्या रहा है। इस बीच देखते हैं राणा कुंभा के घर पर क्या चल रहा है। ये सारी घटनाएं इधर हो रही है, इस बीच मेवाड़ में क्या हो रहा है। तो मेवाड़ में जो है, मेवाड़ में इनके पिता हैं। पिता कौन है? राणा मोकल। इनके पिता कौन है? राणा मोकल। हमने आपको बताया था इनके पिता राणा मोकल की हत्या किसने की है? मोकल की हत्या किसके द्वारा की गई? की हत्या किसने की है? चाचा ने की है। याद होगा आपको, चाचा मेरा और महपा पंवार। चाचा मेरा और महपा पंवार जो है वो राणा मोकल की हत्या कर देते हैं, जो महाराणा कुंभा के पिता है। ये हमने पिछली क्लास में जानकारी प्राप्त की थी। अच्छा, चाचा मेरा और महपा पंवार कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि राणा खेता के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? खेता के। राणा खेता के पुत्र हैं। राणा खेता की एक अवैध पत्नी थी, उनके पुत्र हैं चाचा मेरा और महपा पंवार इनका दोस्त है। तो इन्होंने क्या है, एक छोटी सी बात को लेकर के और राणा मोकल की हत्या कर दी थी। जब मोकल की हत्या हुई तो चाचा और मेरा जो है अपने आप को बड़े प्रभावशाली समझने लगे कि हमने तो राणा को ही मार दिया है। इधर जैसे राणा कुंभा राजा बनते तो उन्हें लगा कि यार इन लोगों का, यानी कि इनके जो पितामह हैं, पितामह के भी पिता के जो बेटे हैं, एक तरीके से बहुत बड़ी पीढ़ी के लोग हो रहे हैं। तो इन्हें लगने लगा कि इनका थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसके पापा के ताऊ जी को। तो उसे लगने लगा कि ये थोड़े ज़्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं, इनका प्रभाव खत्म किया जाना चाहिए। तो राणा कुंभा जो है वो चाचा और मेरा को ढूंढने के लिए सेना भेज देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि चाचा और मेरा जो है वो भीलों के क्षेत्र में जाकर के छिप जाते हैं, भीलों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भीलों का जो है वो वफादार है मेवाड़ के प्रति, तो भील इनका साथ नहीं दे करके मेवाड़ की सेना का साथ देते हैं। और ऐसा कहा जाता है चाचा और मेरा की हत्या कर दी राणा कुंभा ने। चाचा और मेरा की हत्या कर दी किसने? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने हत्या कर दी थी इन दोनों की। तो चाचा और मेरा तो गए, दोनों के दोनों का टिकट कट गया। इसके बाद में क्या होता है साहब कि ये जो महपा पंवार है, महपा पंवार और एक्का कौन है? तो एक्का है चाचा का बेटा। चाचा का बेटा एक्का भाग कर मालवा चले जाते हैं। कहाँ चले गए? मालवा चले गए। जब ये दोनों भाग करके मालवा जाते हैं, अब मालवा में इधर राजा बन गए महमूद खिलजी। कौन बन गए? महमूद खिलजी। और ये जो उमर खां है ये अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, ये कह रहे कि मैं यहाँ घर आ जाऊं। तो राणा कुंभा को लगा कि यार ये बढ़िया मौका है, अपने शत्रु चले गए इनकी शरण में, और इधर एक व्यक्ति है जो योग्य उत्तराधिकारी है वो कह रहा है कि नहीं मैं यहाँ का योग्य उत्तराधिकारी और मुझे ये मिलना चाहिए। तो राणा कुंभा क्या करते हैं? राणा कुंभा जो हैं उमर खां को सहायता प्रदान करते हैं या उमर खां का समर्थन कर देते हैं। कौन? राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने उमर खां का समर्थन किया। अब राणा कुंभा क्या करते हैं? उमर खां का जब समर्थन करते हैं तो बात और बढ़ती है आगे, और महमूद खिलजी कहता है कि भाई इसका क्यों समर्थन कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि ये दो व्यक्ति हैं, मेरे बापू के हत्यारे हैं, इनको लौटा। पहले तो इनको लौटा, उसके बाद आगे की बातचीत की जाएगी कि इसका समर्थन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो योग्य उत्तराधिकारी, मैं तो जायज बात कर रहा हूँ। लेकिन तूने तो मेरे पिता के हत्यारों को शरण दे रखी है, तो उनका तो मैं सहयोग करूंगा ही सही।
स्वाभाविक सी बात है। और राणा कुंभा क्या कहते हैं, राणा कुंभा महबूब पवार एक्का को वापस मांगते हैं, किससे, महमूद खिलजी से। लेकिन महमूद खिलजी क्या करता है, महमूद खिलजी मना कर देता है, महमूद खिलजी मना कर देता है। महमूद खिलजी ने अपने शरणार्थी देने से मना कर दिया भाई, अपने शरणार्थी देने से मना किया, शरणार्थी देने से मना कर दिया। मैं नहीं दे रहा साहब, उसने तू नहीं देगा। राणा कुंभा ने कहा मैं भी इसी की प्रतीक्षा में था कि तू मना करे, अब तुझे देख मैं दिखाता हूं। राणा कुंभा आगे क्या करते हैं, राणा कुंभा जो हैं वो मालवा पर आक्रमण करते हैं, मालवा पर आक्रमण किया। किन्होंने, राणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया। और एक युद्ध होता है जिसका नाम है सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है साहब, तो ये 1437 में हुआ है। किस किस के मध्य हुआ है, राणा कुंभा के मध्य। और टक्कर में लड़ने कौन आ रहा है इधर, मालवा का शासक आ रहा है जिसका नाम क्या है, महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम जो है वो लड़ने आता है किससे, राणा कुंभा से। और इस युद्ध में राणा कुंभा बहुत बुरी तरीके से पराजित करते हैं महमूद खिलजी प्रथम को, और विनर बन जाते हैं कौन, महाराणा कुंभा। जैसे ही महाराणा कुंभा विजेता बने, महमूद खिलजी को इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि महमूद खिलजी को बंधक बना लिया था इन्होंने, और ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक इसको बंदी बनाया, इसने हाथ पैर जोड़े, तब जाकर के इसको कहीं छोड़ करके महाराणा कुंभा ने भेजा था कि भाई तू जा और मालवा में लौट जा। हालांकि चाहते तो महाराणा कुंभा जो है उस समय मालवा पर अधिकार कर सकते थे, परंतु यह है कि राणा कुंभा जो है अपने साम्राज्य को भी सुदृढ़ कर रहे थे। यहाँ पर इनके पर पितामह के काल से ही ऐसे ऐसे लोग मेवाड़ में बैठे हुए थे, जो जैसे कि एक्का हो गया, चाचा मेरा हो गया, बाद में रणमल हो गया, तो इन लोगों से भी निपट रहे थे। तो ये इधर मेवाड़ की भी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर एक और नया प्रदेश जो है उस पर आप अधिकार करोगे तो उस प्रदेश की स्थिति को भी संभालना है। अब डबल स्थितियां संभालनी है, तो राणा ने उचित समझा कि महमूद खिलजी को छोड़ देते हैं, 6 महीने की कैद दी और कहा कि अब दोबारा इधर मत आना। लेकिन महमूद खिलजी मानने वाला थोड़ी। महमूद खिलजी बाद में भी अटैक करने की कोशिश करता है। 1443 में कुंभलगढ़ पर अटैक करने की कोशिश की, हार करके लौटा। फिर बाद में 46 में 2 बार प्रयास किया इसने मांडलगढ़ को जीतने का, उसमें भी ये सफल रहा। और फिर बाद में 1456 में फिर से मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन इसमें भी ये असफल रहा। तो ध्यान रखना है भाई, महमूद खिलजी ने बाद में भी प्रयास किए, है ना। महमूद खिलजी ने जैसे ही उसको छोड़ा ना, वो कुछ सालों तक तो उसने सोचा कि ठीक है रे, बहुत बुरे मर गए, बहुत बुरी पड़ गई अपने, लेकिन फिर सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, जैसे ही थोड़ा ठीक होता है, थोड़ी चीजें भूलता है, ये वापस से क्या करता है, 1443 में ये कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर देता है। कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया इसने, और कुंभलगढ़ पर जब आक्रमण किया तो असफल रहा है, असफल रहा, ठीक है। फिर वापस 1446 में दो बार मांडलगढ़ पर असफल आक्रमण किया इसने, मांडलगढ़ पर असफल आक्रमण किया इसने। तो था तो दुष्ट ही, लेकिन राणा को भी अपनी स्थिति सुधारनी थी, तो इसका राज्य नहीं छीना, थोड़ा बख्श दिया। फिर बाद में ये 1456 में एक बार और प्रयास करता है, कहाँ पर, मांडलगढ़ पर, मांडलगढ़ पर। तो इसने पंगे तो बहुत लेने की कोशिश की, लेकिन राणा जो है हर बार इसको पीटता और भगाता। बहुत जूते मारे किसे, मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम को। इसके बाद हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा जो है वो आगे किस किस को पीटते हैं। राणा कुंभा एक ऐसा राजा है जिसे मेवाड़ का अजय राजा माना जाता है। भाई किसी से भी नहीं आ रहा है, सबको पीटा ही है, सबको कूटा ही है इन लोगों को। तो मालवा वालों को तो इसने इतनी बार कूटा है, 5-5 बार पीट करके भगाया था किसे, मालवा के राजा को। याद रखें आप, मालवा का राजा से सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। सारंगपुर मध्य प्रदेश में है। कुंभा और महमूद खिलजी को बंधक बना लिया था, पीटा, बाद में 6 महीने बाद छोड़ा। फिर भी ये कुत्ते की दुम कहां पर सीधी होने लग गई। तो 1443 में इसने फिर से कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, जिसमें वो असफल रहा।
46 में 2 बार मांडलगढ़ पर असफल आक्रमण किए और 1456 में मांडलगढ़ पर असफल आक्रमण किया। किसने? महमूद खिलजी प्रथम ने। कहां पर किया है आप? मेवाड़ पर आक्रमण किए। इसके बाद अपन देखते हैं महाराणा कुंभा का जो है वो मारवाड़ के साथ संबंध। किसके साथ संबंध? मारवाड़ के साथ संबंध। मारवाड़ के साथ संबंध। मारवाड़ के साथ जो संबंध है वो बड़ा ही रोचक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े मजेदार किस्से हैं इसमें। देखो होता क्या है कि महाराणा कुंभा जो है, राणा कुंभा आप लोग पढ़ रहे हो, मैं बार बार तारीख लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ते समय ध्यान रहे कि कब राजा बने थे। 1433 में राजा बने थे। कब तक राजा रहे हैं? 1468 तक राजा रहे हैं। इसलिए बार बार लिखा जा रहा है ताकि आपके दिमाग में कुंभा की तारीख तो छपी जाए। इसकी तो हर एक चीज़ हमें याद रखनी है। तो मारवाड़ के साथ संबंध हम देखते हैं। तो मारवाड़ वाले जो हैं वो इनके पिता या ये कहो कि इनके दादा के काल से ही मेवाड़ पर हावी थे। इनके परदादा के काल से भी कुछ लोग थे। चाचा मेरा, उनका निस्तारण कर दिया इन्होंने। अच्छा ध्यान रखना है, एक मेंशन करने योग्य बात यह है कि जो चाचा और मेरा का एक बेटा है एक का बाद में माफी मांग लेता है कुंभा से और उनकी शरण में आ जाता है और मापा पवार भी हाथ पांव जोड़ ही लेता है इनके सामने। तो ध्यान रखना है। इसके बाद में मारवाड़ के साथ हम संबंध देख रहे हैं। तो इनके पिता मोकल के काल से जो राठौड़ हैं, मालवा के जो राजा हैं या मालवा के जो राव हैं वो कौन है? राठौड़ हैं। राठौड़ों का प्रभाव बढ़ गया। राठौड़ों का प्रभाव बढ़ गया था। इनके पिता मोकल के काल से मेवाड़ में राठौड़ों का क्या हो गया? प्रभाव बढ़ गया। यहाँ का जो राठौड़ सरदार है जिसका नाम है रणमल, या ये कह सकते हो कि राव रणमल। रणमल जो है इसके साथ बुरी ट्रेजेडी हुई थी। हुआ क्या कि रणमल के पापा थे चुंडा, राव चुंडा। राव चुंडा ने क्या किया था? रणमल के भाई कान्हा को राजा बनाया था और रणमल का भाई कान्हा जब राजा बना तो उसको बड़ा बुरा लगा और ये मेवाड़ आ गया था। मेवाड़ बुला लिया गया था इनकी बहन के द्वारा। अंसा भाई ने इनको यहाँ पर बुला लिया था, यहाँ पर रहने लग गया था। बाद में जैसे ही उधर राणा मोकल जो राजा बनते राणा लाखा के बाद में, तो राणा मोकल की सैनिक सहायता से राव रणमल ने मारवाड़ पर अधिकार किया और अपने भाई कान्हा को पराजित किया। तो राव रणमल ने मारवाड़ को प्राप्त किया था अपने भाई कान्हा से। मारवाड़ को प्राप्त किया, राव रणमल ने मारवाड़ को प्राप्त किया किसके सहायता से? मेवाड़ की सैनिक सहायता से। मेवाड़ की सैनिक सहायता से, सैनिक सहायता से। और तो और राव रणमल ने क्या किया है? मेवाड़ में राठौड़ी सरदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। राठौड़ी सरदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, उच्च पदों पर नियुक्त किया। अब जब इसने राठौड़ी सरदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया तो मेवाड़ में एक बड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो गई। हुआ क्या? राठौड़ी सरदारों में और मेवाड़ी सरदारों में या सिसोदिया सरदारों में एक दूसरे से स्पर्धा होने लगी, अनबन होने लगी और सामर्थ्य की लड़ाई होने लगी। तो इनके काल में, इनके पिता के काल की बात बता रहा हूं, राणा कुंभा के पिता के काल की, मेवाड़ी सरदारों और मारवाड़ी सरदारों में स्पर्धा बड़ी साहब। अब इनके पिता की मृत्यु होने तक रणमल यहाँ का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था, जिसकी तूती बोलती थी, जिसका नाम चलता था मेवाड़ से लेकर के मारवाड़ तक। क्यों? क्योंकि
इसके पिता जो हैं मुगल के काल में बड़ा शक्तिशाली हुआ, अब चलने लग गई तो बड़े बड़े पदों पर नियुक्त कर दिए अपने यार दोस्तों को, और वो सब के सब यहाँ आ गए। तो फिर मेवाड़ में जो है दो दल बन गए, एक तो राठौड़ी सरदारों का और एक मेवाड़ी सरदारों का। और ऐसा कहा जाता है कि जो रणमल है वो ऐसा कहा जाता है कि सारंगपुर का जब अभियान हुआ था, सारंगपुर अभियान, तो सारंगपुर अभियान के दौरान एक व्यक्ति थे राघव देव। राघव देव मेवाड़ी सरदार के एकमात्र नेता थे, ये ध्यान रखना है भाई, मेवाड़ी सरदारों के नेता, सरदारों के नेता राघव देव थे। राघव देव की हत्या कर देता है, की हत्या की होने का मतलब, कहने का मतलब सारंगपुर अभियान पर जब ये लोग गए तो मेवाड़ी सरदारों का एक नेता है राघव देव। राघव देव कुंवर चुंडा के भाई थे। कुंवर चुंडा कौन है? राणा लाखा के बड़े बेटे हैं और कुंभा के ताऊजी लगते हैं, मोकल के बड़े भाई लगते हैं, तो उनके भाई थे राघव देव। राघव देव जैसे ऐसा कहा जाता है कि जब कुंवर चुंडा, हमने आपको बताया था मेवाड़ राणा मोकल के काल में कि कुंवर चुंडा जब मांडू चले जाते हैं या मालवा चले जाते हैं तो वे अपने भाई राघव देव से कहते हैं कि तू यहाँ पर ध्यान रखना। क्यों? वो क्यों गए? वो और उनके भाई अज्जा, राणा चुंडा और उनके भाई अज्जा जो हैं वो चले जाते हैं मेवाड़ छोड़ करके, क्योंकि हंसाबाई ने उन पर निरर्थक संदेह किया और बार बार उन पर शक किया करती थी कि कहीं वो मुगल को मार करके सत्ता नहीं हड़प लें। तो वो और उनके भाई अज्जा जो हैं, अज्जा सिसोदिया और चुंडा सिसोदिया, दोनों चले जाते हैं मालवा या मांडू। और इधर क्या करते हैं, वो राघव देव से कहते हैं कि भाई तू ध्यान रखना इनका। तो मेवाड़ी सरदारों का नेता इस वक्त तक कौन था? राघव देव। लेकिन शक्ति में अंधा हो गया कौन? रणमल। और शक्ति में अंधा होकर के सारंगपुर अभियान के दौरान इसने मेवाड़ी सरदारों का नेता जो था राघव देव, उसकी ही हत्या कर दी। कुंभा को लगने लगा कि ये जो आदमी, ये बड़ा ही टेढ़ा व्यक्ति है, अपनी दादी का जो भाई है ना, पापा का मामा जो है, वो बड़ा खतरनाक होता जा रहा है और ये कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और इस पर संदेह बढ़ता गया। उन्हें लगने लगा कि ये जो है मेवाड़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा सर्वा समझने लग गया है और इसका भी जो है अच्छे से प्रबंध किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से इन्होंने चाचा और मेरा का प्रबंध किया है। अब इन्हें लगा कि रणमल जो है, रणमल एकदम डाकिया आदमी है भाई, रणमल, इसका निस्तारण करने का की योजना बनाई किन्होंने? राणा कुंभा ने। तब तक ये जो है कुंवर चुंडा को भी बुला चुके थे वापस, कुंवर चुंडा को, और उनके भाई अज्जा जो है वो वापस आ जाते हैं मेवाड़ में और रणमल के लिए एक समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो होता क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि रणमल जो है, रणमल की मेवाड़ में एक प्रेमिका हुआ करती थी, गर्लफ्रेंड है ना, आज की भाषा में जैसे आप लोग कहते हो। तो इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली। इसकी प्रेमिका कौन है? भारमली। भारमली नाम बड़ा जोरदार है। राजस्थान में जब भी भारमली का नाम आता है तो प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई बातें आती है। ये मेवाड़ में भी आई है तो ये मारवाड़ में भी आएगी, उसका यथास्थान हम बात करेंगे। तो रणमल की गर्लफ्रेंड या प्रेमिका जो है कौन है? भारमली है। भारमली से रणमल बड़ा प्रेम करता है और वो हंसाबाई की दासी हुआ करती थी, तो भाई को प्रेम हो गया उसको, तो बढ़िया प्रेम की बातें करने लगे। एक दिन जो है रणमल वो भारमली को कहता है, ज़्यादा पी ली होगी उसने इसलिए बोली ऐसी बातें, ऐसे सामान्य तो आदमी बोल नहीं सकता है, पी पा करके अपने मन के विचार बोल दिए किसने? रणमल ने। उसने कहा कि मैं तुझे एक दिन है ना मेवाड़ से लेकर के और मारवाड़ तक की साम्राज्ञी बनाऊंगा, तुझे बहुत बड़ी स्वामिनी बना दूंगा, इस मेवाड़ से लेकर के और मारवाड़ तक की एक छत्र सम्राट बनूंगा मैं और तू वहाँ की साम्राज्ञी बनेगी। तो भारमली ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेवाड़ के राणा तो कौन है? राणा कुंभा है, और आप तो मारवाड़ के राजा हो और फिर भी यहाँ पड़े हुए हो, तो आप तो कैसे ही राजा बनोगे? तो रणमल ने कहा कि मैं एक दिन ऐसी रक्त की होली खेलूंगा जिसमें मेवाड़ का कोई भी सरदार जीवित नहीं बचेगा। तूने टेलर नहीं देखा क्या? राघव देव सल्टा दिया मैंने उसे, और अब बच कौन रहा है? कुंभा ही तो है। चाहूंगा जिस दिन कुंभा को मार डालूंगा और राजा बनूंगा मैं मेवाड़ से लेकर के मारवाड़ तक का, और तू बनेगी रानी।
भारमली को लगा कि रणमल जो है इसके इरादे नेक नहीं है, इसके विचार बड़े ही कलुषित हैं और ये मेवाड़ वालों पर आक्रमण कर सकता है और अपने राणा को ही मार दिया तो फिर तो बचा ही क्या है। भारमली रणमल से प्रेम करती थी, लेकिन इतना प्रेम नहीं करती थी कि वो अपने देश के साथ ही गद्दारी कर दे, क्योंकि है तो मेवाड़ की। उसे लगा कि ये बात तो हंसाबाई को बता दी जानी चाहिए। उसने ये बात हंसाबाई को बताई। हंसाबाई ने कहा कि मेरा भाई है तो बड़ा खतरनाक, दुष्ट है, जालिम है, उसका कोई भरोसा नहीं है। ये बात कुंभा को बताई गई। कुंभा ने कहा कि मेरा प्रबंध किया जा रहा है, मैं तो इसके प्रबंध के विषय में सोच रहा था, लेकिन यदि ये सोच ही रहा है तो इसका भी मैं प्रबंध कर ही देता हूँ। और ऐसा कहा जाता है, उन्होंने कहा अगली बार जब भी तेरे पास ही आए ना पीपा करके तो 1-2 बोतल तू और पिलाना इसको, क्योंकि रणमल जो है शारीरिक रूप से बहुत ही हष्ट-पुष्ट और ताकतवर आदमी था। तो उसने कहा ठीक है साहब। तो अगली बार रणमल जब भारमली के आवास पर गया तो पीपा करके गया और भारमली पहले से ही एक और बोतल लेकर के बैठी हुई इसके लिए। बड़े इसको ले जा करके जैसे वहाँ पर पहुँचा तो और दारू पिलाई, इतना नशे में धुत कर दिया इसे कि इसे कुछ होश आवास नहीं रहे। बाद में इसको एक खटिया पर बांध दिया गया और बांध करके और मेवाड़ी सरदारों से कह दिया कि ये रहा आपका जो प्रबंध है रणमल, जिसका आपको प्रबंध करना था, इसको देख लो अपने हिसाब से। तो मेवाड़ी सरदार जो होते हैं वो आते हैं और अपनी सेना अपने सैनिकों को भेजते हैं। सैनिक जो होते हैं वो आते हैं और आकर के अचानक से तलवारों के वार करने लगते हैं, छुरों से वार करने लगते हैं रणमल पर। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही इस पर तलवार और छुरों के वार होने लगे तो इसकी सारी दारू उतर गई। ऐसा कहा जाता है रणमल इतना लंबा था कि उसके जो पाँव थे ना खटिया से तो बाहर निकल रहे थे। तो रणमल क्या करता है कि जैसे ही उसका नशा उतरता है और उसे लगता है कि मरे आज तो अपने पैर जमा देता है जमीन पर और खटिया पीछे बंधी रह जाती है, जैसे मिथुन दादा की फिल्मों में होता है। वैसे का वैसे रणमल जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि जो सामने होता है ना उसको बड़ी मार करके और दीवार से टकरा करके मृत्यु हो जाती है सामने वाले सैनिक की। इधर अगल बगल में से मारने लगा, लेकिन मेवाड़ के पास सेना की कमी है क्या, लगे इस पर वार करने, बोटी बोटी कर दी रणमल की और रणमल को मार दिया। बात कब की है ये? 1438 की। तो 1438 में भारमली की सहायता से मार दिया किसको? रणमल को। भारमली की सहायता से हत्या कर दी किसकी? रणमल की। रणमल का काम खत्म, रणमल समाप्त। आगे देखते हैं कि होता क्या है। अब जैसे ही रणमल मारा जाता है, जैसे ही रणमल मारा जाता है तो इनका बेटा था जोधा। इनका बेटा कौन है? जोधा। और जोधा उस समय मेवाड़ में ही हुआ करता था, राव जोधा। उसे लगता है कि बापू का राज चलता है मेवाड़ में। तो ऐसा कहा जाता है कि राव जोधा भी उस समय मेवाड़ में ही था। और राव जोधा को जब इस बात का पता लगा कि बापू को मार दिया गया है तो राव जोधा इधर देख, अगल बगल देख करके उसे लगता है कि भगते अपने यहाँ से, और तुरंत जो है और राव जोधा मेवाड़ छोड़ करके और मारवाड़ की ओर प्रस्थान करता है। उसे लगा कि आज तो मार देंगे ये। चारों तरफ देखा और सीधा पट्टी दे गया कौन? राव जोधा, मारवाड़ की ओर या मंडोर की ओर। लेकिन जैसे ही राव जोधा मंडोर पहुंचने लगता है, उससे पहले ही जो राणा कुंभा है तैयार थे। पहले से इनका तो प्लान था कि अपन को सब कुछ छीन लेना है लोगों से। तो राव जोधा क्या करते हैं, सॉरी राणा कुंभा क्या करते हैं, राणा कुंभा जोधा से मंडोर भी छीन लेते हैं। जोधा से मंडोर छीन लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है मंडोर जब इन्होंने छीन लिया तो जोधा के पास कोई विकल्प नहीं रहा भागने के सिवाय। और राव जोधा राव जोधा भाग जाता है। और राव जोधा भागकर एक गांव है बीकानेर में, काहुनी गांव बीकानेर में शरण लेता है। बीकानेर में शरण ली किसने? राव जोधा ने। तो अब देखो आप लोग नियति की विडंबना देखिए। रणमल सोच रहा था कि मैं एक छत्र मेवाड़ से लेकर के मारवाड़ तक का राजा बनूंगा, लेकिन इसके साथ हुआ क्या है, न इसके पास मेवाड़ रहा, न इसके पास मारवाड़ रहा, खुद भी मरा और इसके बेटे को बेरोजगार और कर गया। तो राव जोधा जो है 1438 से लेकर के, ध्यान रखे, 1438 से लेकर के 1453 तक संघर्ष करता है। 1438
38 से लेकर के 1453 तक संघर्ष किया किसने? राव जोधा ने। राव जोधा ने। और ऐसा कहा जाता है कि फाइनली 1453 में राव जोधा ने मंडोर जीता। राव जोधा ने मंडोर जीत लिया। मंडोर जीत लिया कब? 1453 में। 38 से लेकर के 53 लगभग 15 साल तक इनके हाथ से मंडोर छीन लिया गया था राठौड़ों के हाथ से। तो इनके पिता के जो बुरे कर्म थे उनका फल भुगतना पड़ा था राव जोधा जी को। और ऐसा कहा जाता है कि फिर 1453 में जैसे ही ये मंडोर वापस जीतते हैं, इन्हें लगा कि कुंभा जो है वो जीत तो लिया अपन ने, लेकिन जीतने के बाद भी यहाँ पर रहने थोड़ी देगा। इसलिए वो क्या करते हैं, वो फोन लगाते अपनी बुआ जी को। इनकी बुआ जी कौन है? हंसाबाई। कौन है? हंसाबाई। हंसाबाई को फोन लगाया किसने? राव जोधा ने। उसने कहा कि बुआ, उसने कहा बोल बेटा कैसे याद आई? उसने कहा कि मैंने जो है मंडोर जीत लिया है। तो उसने कहा बड़ी खुशी की बात है। अब बुआ बेचारी बूढ़ी डोकरी है, उसके लिए तो उसका भतीजा जो है वो भी प्यारा है, उसका पोता जो है वो भी प्यारा है। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, तूने क्या जीत लिया है? मंडोर जीत लिया है। लेकिन उसने कहा कि बुआ मैंने मंडोर तो जीत लिया, लेकिन तेरा पोता जो है कुंभा, वो मुझे ज़्यादा दिन तक मंडोर में रहने नहीं देगा, वो बड़ी सेना लेकर के आ जाएगा। तो उसने कहा बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, तू कुंभा से ही बात कर। उसने कहा कि उससे बात कैसे करो, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, बात तो तू ही करवा सकती है। किससे? कुंभा से। उसने कहा ठीक है बेटा मैं प्रयास करूँगी, दादी का फ़ोन तो उठाएगा ही सही ना कुंभा। तो उसने क्या किया, दादी ने फ़ोन लगाया कुंभा को, कुंभा से बात की कि बेटा क्या चल रहा है ये, और मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरा जो भतीजा है उसने जो मंडोर जीत लिया है और तू वापस से उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो कुंभा ने कहा कि दादी क्षेत्र अपना जीता हुआ है, 15 साल हो गए, वापस जीतेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो भाई ने कहा कि भाई देख अब वही तो मेरा एकमात्र प्यार है, बूढ़ी भाई की बात मान ले बेटा और जोधा को उसका राज करने दे। तूने काफ़ी समय तक उसको दंड दे दिया है, उसके पिता के कर्मों का दंड उस बेटे को तो मत दे, और वो अगर तू उनसे मैत्री रखेगा तो तेरे काम ही आएंगे। कुंभा को भी लगा कि अगर राजस्थान के राजाओं से अपन ने बेर रखी ज़्यादा समय तक तो मालवा और गुजरात वाले जो है वो पहले से ही आंखें दिखाए बैठे हैं, वो पहले से इस ताक में है कि कुंभा की शक्ति कमज़ोर हो, कुंभा के जो समर्थक हैं वो कमज़ोर हो। तो कुंभा ने स्थिति को देखते हुए उन्हें लगा कि मारवाड़ वालों को उनका राज करने दिया जाना चाहिए, और कुंभा जो है जोधा की संधि को स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक संधि होती है हंसाबाई के सहयोग से, हंसाबाई के सहयोग से 1453 में आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि कब हुई है साहब? 1453 में। किसके सहयोग से? हंसाबाई के सहयोग से। ठीक ऐसा कहा जाता है कि आवल बावल की संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ, और ये सोजत पाली में हुई थी। कहाँ पर हुई है ये? सोजत पाली में हुई है। सोजत पाली में हुई है। इससे क्या हुआ है साहब? तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ है, की सीमाओं का निर्धारण। इसके बाद में इस संधि के तहत जो है जोधा है वो मारवाड़ का राजा है, वो मारवाड़ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेगा, और मेवाड़ के क्षेत्र से जो राणा कुंभा है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। जोधा को पता था कि डोगरी जो है वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है ना, वो चली जाएगी। उसके बाद कुंभा ने फिर अटैक कर दिया तो क्या करेंगे? तो जोधा ने इनकी एक पुत्री थी, इनकी पुत्री थी श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी की शादी करा दी रायमल से। किसका बेटा है? कुंभा का। और ये किसकी पुत्री है? जोधा की।
किसकी पुत्री है? जोधा की। तो जोधा की बेटी श्रृंगार देवी की शादी हुई किससे? राइमल से। और ये सारी जो घटनाएं, इसका उल्लेख भी जो है वो श्रृंगार देवी ने करवाया साहब। कहां पर करवाया? श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी बनवाई है चित्तौड़ में। तो श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी बनवाई, गोसुंडी बावड़ी बनवाई चित्तौड़ में। इसी से हमें इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि साहब ऐसी घटनाएं भी कभी हुई थी कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में किस प्रकार से समझौता हुआ है, इसके पिता ने इनका किस प्रकार से विवाह करवाया है। तो ये आपका मारवाड़ के साथ संबंध हो चुका है, इसको आप लोग देखें। पहली बात तो पीछे से देखते अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा। होता क्या है मारवाड़ के साथ में, किनके पिता मोकल के काल से ही राठौड़ों का प्रभाव बढ़ा। होता क्या है कि राव रणमल ने मारवाड़ को प्राप्त किया किसकी सहायता से? मेवाड़ की सैनिक सहायता से। और मेवाड़ में जो राठौड़ी सरदार हैं उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया। मेवाड़ी सरदार और मारवाड़ी जो सरदार हैं उनमें राणा मुगल के काल में स्पर्धा बढ़ गई थी। बाद में क्या हुआ, इधर जो सारंगपुर का अभियान इन्होंने किया था और मालवा के राजा को पराजित किया था, उसके दौरान मेवाड़ी जो सरदारों का नेता थे राघव देव, उसकी हत्या कर दी थी रणमल ने। किसने की थी हत्या? रणमल ने। ध्यान रखना है भाई, रणमल ने। रणमल जो है उसकी एक प्रेमिका है भारमली, उसकी सहायता से फिर 1438 में राणा कुंभा ने इसकी हत्या कर दी। और रणमल की हत्या करने के बाद में इसका जो बेटा है, इसका बेटा कौन है? राव जोधा। राव जोधा जो है उससे जो है मंडोर छीन लिया था राणा कुंभा ने। कुंभा ने जोधा से मंडोर छीन लिया और जोधा जो है भाग करके कौनी गांव बीकानेर में शरण लेते हैं। बाद में 1438 से लेकर 1453 तक राव जोधा संघर्ष करता है। फाइनली 1453 में जोधा ने मंडोर जीत लिया, परंतु फिर भी उसे विश्वास था कि मेवाड़ वाले रुकेंगे नहीं और वह आक्रमण करते ही रहेंगे। इसी कारण वे क्या करते हैं, उनकी जो बुआएं हंसाबाई, उनके सहयोग से आंवल और बावल की संधि कर लेते हैं कुंभा से। कुंभा और जोधा के मध्य कौन सी संधि हुई है? आंवल बावल की संधि। इससे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ है और इस संधि का स्थान था सोजत पाली। ध्यान रखें, जोधा बड़ा ही दूरदर्शी आदमी था, उसे पता था कि ये लोग वापस से कहीं अटैक कर दे बाई के मरने के बाद, बुआ के मरने के बाद, तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह ही राइमल से करा दिया और वापस से ब्याई जी बन गए। कौन दोनों? राणा कुंभा और राव जोधा। अब ब्याई जी दोबारा बना लोगे तो समस्या ये है कि अब लड़ाई नहीं कर सकते आप। लड़ाई कैसे करोगे? वहां पर तुम उनकी बेटी ब्याह करके आए हो, पूरा राजपूताना थू कर देगा। और दूसरी बात यह है कि बेटी ही वहां पर है, वही कहते कि कहाँ जा रहे हो? हमारे बापू से लड़ने जा रहे हो क्या? इधर देख लो, फिर चाय में दिक्कत हो जाएगी। सुबह चाय पीओगे तो बड़ी ही दुखदायक चाय भी मिल सकती है आपको, और वो आखिरी चाय भी हो सकती है। तो समस्या है भाई, है ना। बहू वहीं पर है और फिर उसके बेटों से कहेगी कि कहाँ पे जा रहे हो? हमारे बाबू से लड़ने जाओगे? तो वो भी कहेंगे हाँ, हमारे ससुर जी से कैसे लड़ सकते हो? तो पारिवारिक संबंध बना लिए जाते थे। पहले मैंने आपको बताया है, इतिहास में जितने भी जो दुश्मन हैं वो एक दूसरे को अपने पुत्र पुत्रियों का ब्याह कर करके दोस्त बन जाते थे। आप सोचो कितनी ही विचित्र बात हुआ करती होगी। अपन तो आजकल के आप लोग समधियों को देखो, आजकल क्या करते हैं, पहले दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, फिर एक दूसरे से अपने पुत्र पुत्रियों का ब्याह करा लेते हैं और उसके बाद पक्के दुश्मन बन जाते हैं। एक दूसरे के समधियों में गालियां देते रहते हैं, क्या भैया जी तो बहुत खराब आदमी है, वो कहते कि नहीं कहते हैं। तो पुराने लोग जो थे पहले दुश्मन हुआ करते थे, बाद में दोस्त बन जाते थे और राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिया करते थे, अच्छे भैया जी बन जाते थे। और आजकल के अच्छे भैया जी को ही भैया जी दोबारा बना करके और खराब भैया जी बना लेते हैं। तो ये होता रहता है, ऐसा संसार है जी। आगे बढ़ते हैं। हमने मेवाड़ के साथ मालवा का संबंध देख लिया है और मेवाड़ के साथ ही जो है मारवाड़ का संबंध भी हमने देख लिया है। इसके बाद अपन देखते हैं एक छोटा सा स्थान है नागौर। नागौर के साथ संबंध, नागौर के साथ संबंध है। नागौर का एक राजा है जिसका नाम है फिरोज खां। क्या नाम बेटा? फिरोज खां। साहब लिखता हूं इसको थोड़ा, फिरोज खां। फिरोज खां के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है शम्स खां, शम्स खां। दूसरे बेटे का नाम है मुजाहिदीन या मुजाहिद खां।
शम्स का जो है बड़ा बेटा है तो उसको राजा बनना चाहिए, लेकिन मुजाहिद खां क्या करता है, मुजाहिद खां शम्स खां को पराजित करके राजा बन जाता है। मुजाहिद खां क्या करता है, मुजाहिद खां शम्स खां को हटाकर राजा बन जाता है साहब। शम्स खां को हटाकर राजा बना। कौन, अरे ढंग से लिखा जाए भाई, हटाकर राजा बना। मुजाहिद खां ने अपने बड़े भाई शम्स खां को हटा दिया और राजा बन गया। शम्स खां रोता रोता गया राणा कुंभा की शरण। किसकी शरण, राणा कुंभा की शरण। तो शम्स खां जो है, शम्स खां क्या लिख रहा है तू, शम्स खां राणा कुंभा की शरण गया, राणा कुंभा की शरण गया। राणा कुंभा क्या करते हैं, शम्स खां से कह देते हैं कि ठीक है मैं तुझे राजा बना दूंगा, मुझे दो थप्पड़ का नहीं मेरे सामने, है ना। लेकिन समस्या ये है कि तुम नागौर वाले जो हो वो कहते हो कि तुमने जो है हमारे पिताजी को हराया है। कौन से युद्ध में, रामपुरा के युद्ध में। तुमने तुम्हारे भाटों पर ऐसा लिखवा रखा है, तुम्हारे पत्रों में ऐसा लिखवा रखा है, और तुम्हारे पिताजी को पीट करके भगाया था मेरे बापू ने, है। तो तुम लोग वो जो है एविडेंस है जिनमें तुमने मोकल को ऐसा लिखवा रखा है हमारे पिता को कि तुमने उनको हराया, जबकि तुम वास्तव में हारे थे, उन एविडेंस को मिटाओगे। उन्होंने कहा साहब मिटा दूंगा, और क्या है। उन्होंने कहा कि जो भी नागौर का दुर्ग मैं तुम्हें तो वापस दिलाऊंगा, उस दुर्ग में कभी भी मेरे से बिना पूछे निर्माण नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा साहब नहीं करेंगे, है ना, आप ही के हम तो बंदे हैं, आप ही के गुलाम हैं, आप ही के चरणों की धूल है, अब हमें बस प्लीज, है ना, कृपया करके क्या बना दो, राजा बना दो। तो राणा ने क्या किया, राणा ने सशर्त शम्स खां को राजा बना दिया। शम्स खां को राजा बना दिया। मुजाहिद का क्या किया, मुजाहिद के दो थप्पड़ लगाए, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है मुजाहिद का। मुजाहिद क्या ही करेगा, राणा कुंभा मालवा वालों को पीट रहा है, नागौर इत्तू सा है उसके सामने। तो मुजाहिद को दिए दो चाटे, भगा दिया और राजा बना दिया। किसको, शम्स खां को। ध्यान रखे, शर्त सहित। कैसे बनाया बेटा, शर्त सहित राजा बन गया। कौन, शम्स खां। अब शम्स खां जैसे ही राजा बना, राजा बनते इसको तेवर आ गए साहब। तेवर क्या है, सबसे पहले तो इसने कुंभा के परम शत्रु जो है गुजरात वाला कुतुबुद्दीन शाह, उससे दोस्ती कर ली। इसकी भी मना की थी उसने कि उससे दोस्ती नहीं करनी, उसके साथ कट्टस हो जाना तो बिल्कुल से, बिल्कुल हो जाएंगे। फिर बाद में क्या किया, जैसे ही कुतुबुद्दीन से दोस्ती की, कुतुबुद्दीन कहा ठीक है तो दुर्ग का निर्माण करवा, मैं देख लूंगा। उसने कहा कि ठीक है। तो ये क्या करता है, नागौर दुर्ग में निर्माण कार्य प्रारंभ करवा देता है। यानी कि संधि की शर्त का, मुख्य शर्त का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। और जब कुंभा को इस बात का पता लगा कि शम्स खां जो है वो बिल्कुल बदल गया है और वो मेरा वफादार नहीं रह करके गद्दार हो गया है, मेरे शत्रुओं से जा मिला है और अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग गया है, तो गुस्सा आया किसे, राणा कुंभा को। और राणा कुंभा ने जो है प्रचंड गुस्सा दिखाया। क्या दिखाया, राणा कुंभा ने शम्स खां द्वारा संधि की शर्तें तोड़ने पर नागौर पर आक्रमण किया। और ऐसा कहा जाता है कि कुंभा ने जो है नागौर को गोचर भूमि में परिवर्तित कर दिया था, गाय चरे ऐसा स्थान बना दिया था, चारागाह बना करके रख दिया था किसे, नागौर को। और कुंभा ने नागौर को गोचर भूमि में परिवर्तित कर दिया। इतना भयंकर मारा किसको, शम्स खां को। शम्स खां रोता रोता गया था कुतुबुद्दीन के पास। किसके पास, कुतुबुद्दीन के पास। और कुतुबुद्दीन कौन है साहब, गुजरात का राजा है। कहाँ का राजा है, गुजरात का राजा है। अब देखते हैं कि आगे कुतुबुद्दीन क्या ही कर लेता है, क्या ही कर पाएगा राणा कुंभा का। देखते हैं आगे, अगले एपिसोड में देखो आप, है ना। स्लाइड बदलते हैं हम।
और अगला राजा है गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन शाह। तो देखते हैं गुजरात के साथ संबंध। गुजरात का राजा कौन है बच्चों? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह। और ये जो कुतुबुद्दीन है बिल्कुल कुबुद्दी का ही है। कुतुबुद्दीन शाह नागौर को लेकर के और बड़ा क्रोधित होता है कि भाई तुमने जो है इस नागौर वाले को कैसे मारा। और कुतुबुद्दीन शाह जो है वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना होता है। आक्रमण करने हेतु रवाना हुआ। उसने कहा कि मैं तोड़ूंगा चित्तौड़, तो टेंशन मत ले रहे शम्स खां। अब जैसे ये चित्तौड़ के लिए रवाना हुआ, अगर आप गुजरात से राजस्थान आओगे तो रास्ते में सिरोही आवश्यक रूप से आएगा। क्या आएगा? सिरोही। और सिरोही में एक शासक हुआ करता था सहसमल देवड़ा। तो सिरोही में सहसमल जो है, सहसमल को क्या हुआ था साहब? तो सहसमल राणा कुंभा का क्षेत्र दबा लिया करता था पहले। कब? राणा मुकल के समय में जब थोड़े कमजोर स्थिति हुई थी ना, तो सहसमल ने क्या किया था? सिरोही वाले सहसमल ने मेवाड़ वालों की भूमि को पर अतिक्रमण कर लिया था। कुंभा को लगा कि तुम्हारी इतनी मजाल, तुम मेवाड़ वालों की भूमि छीनोगे, इसलिए वो सिरोही के जो सहसमल है उसको पराजित करके और सिरोही पर अधिकार कर लेता है। तो जो सिरोही का राजा है सहसमल, वो सहायता मांगता है। सिरोही का सहसमल सहायता मांगता है। सिरोही का सहसमल सहायता मांगता है किससे? गुजरात के राजा से। गुजरात का राजा कौन? कुबुद्दी है ना, कुतुबुद्दीन। तो जब सिरोही का राजा सहसमल सहायता मांगता है किससे? कुतुबुद्दीन से। तो कुतुबुद्दीन जो है वो कहते हैं कि सहसमल हम तेरी सहायता जरूर करेंगे, कुंभा के जितने भी शत्रु हैं सब हमारे दोस्त हैं, और जा। इसका एक व्यक्ति था मलिक शाहबान। कुतुबुद्दीन क्या करता है? कुतुबुद्दीन, इसका एक सेनापति होता है मलिक शाहबान। मलिक शाहबान को सहसमल की सहायता हेतु भेजता है। सहसमल की सहायता हेतु भेजता है। सहायता हेतु भेजता है। अब जब इसने सहसमल की सहायता हेतु तो मलिक शाहबान को भेजा, तो मलिक शाहबान जाता है सिरोही, जहां पर कुंभा की सेना पहले से ही तैनात है। इधर से कुतुबुद्दीन को लगा कि अब इस स्थिति में चित्तौड़गढ़ जाना ठीक नहीं है, वरना जूते पड़ जाएंगे। चित्तौड़ तो ज्यादा दुर्गम स्थान है। तो लगा अब मैं चलूंगा कुंभलगढ़। कहां चलूंगा? कुंभलगढ़। और कुतुबुद्दीन स्वयं जाता है कहां पर? कुंभलगढ़। कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ की ओर रवाना हुआ। कुंभलगढ़, क्या लिख रहा है तू यार? कुंभलगढ़ की ओर रवाना हुआ। ठीक। अब होता क्या है, राणा कुंभा की बहादुरी देखिए आप। एक तरफ सिरोही में उसकी सेना है और वहां पर मलिक शाहबान, इसका एक कमांडर होता है कुतुबुद्दीन का, वो लड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन खुद कुंभलगढ़ की ओर जाता है। राणा की सेना जो है वो दोनों तरफ कुतुबुद्दीन को बहुत बुरे तरीके से हराती है और नाक को चने चबा करके भगा देती है इस व्यक्ति को। जब कुतुबुद्दीन वापस लौटता है, या ये कहो कि कुतुबुद्दीन जब कुंभलगढ़ में मार खा रहा था तो एक व्यक्ति से दूरबीन से देख रहा था, और वो व्यक्ति कौन था? आप गेस करिए। वो व्यक्ति था मालवा का राजा। कौन? महमूद खिलजी प्रथम। तो जैसे ही कुतुबुद्दीन हारा और वो लौटा, तो मालवा का शासक है ना, कुतुबुद्दीन लौटा, कुतुबुद्दीन हार करके लौटा। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। कुतुबुद्दीन हार कर लौटा। तो
मालवा का जो राजा है, मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम जो है वो कहता है कि इसके बढ़िया पड़ गई है, इसको तो बड़ा प्रसन्नता हुई कि यार कि इसके भी पड़ गई, अपने भी पड़ी थी और इसको तो 5-5 बार पिटा बेचारे को, तो लगा कि इसके भी पिट गई, अब अपने से बातचीत करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो कुतुबुद्दीन जो है एक व्यक्ति होता है ताज खां, सॉरी महमूद खिलजी ताज खां को भेजता है। किसको भेजता है? महमूद खिलजी एक दूत भेजता है जिसका नाम है ताज खां को भेजता है, ताज खां को भेजता है बात करने के लिए। किससे? कुतुबुद्दीन से। क्या बात करनी है साहब? तो ताज खां जो है वो आता है कुतुबुद्दीन के पास में और आकर के कहता है कि जिले लाही कैसा रहा आपके साथ है कुंभलगढ़ की यात्रा, बड़ा दर्द हो रहा होगा आपको, सबकी वीडियो बनाई है हमने और बहुत बुरा लगा आपकी ऐसी दयनीय स्थिति हुई। हमारे जो मालवा के राजा हैं महमूद खिलजी, वो भी ऐसा एक्सपीरियंस ले चुके हैं और 5-5 बार उनको ऐसा अनुभव है कि बहुत बुरा मारता है कुंभा। आपको तो अभी भी आपकी चोटें तो बहुत ताज़ा है अभी। कुतुबुद्दीन ने कहा रे कि तू मेरे हाथ से अभी ही मर जाएगा, तेरा वाला 5 बार मार खा चुका है फिर भी इस टोन में बात कर रहा है, तो यदि कोई काम की बात करनी है तो बोल, वरना मेरा समय खराब मत कर, मैं बहुत गुस्से में हूँ और गुस्सा तुझ पर उतरेगा। ताज खां ने कहा कि साहब मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे राजा का प्रस्ताव सुनोगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। उसने कहा क्या मिल सकता है? कि हमारा राजा चाहता है कि आप मालवा और गुजरात दोनों मिलकर के और कुंभा पर आक्रमण करें और फिर कुंभा को हम लोग मारें, तो कई कुंभा मर सकता है, वरना अकेले तो हमने 5 बार ट्राई कर लिया, तुम और चाहो तो 4 बार जूते खा लो। अब इसे लगा यार कि बात तो इससे ही कह रहा है, 5 बार पिट चुका है, अनुभव ज़्यादा है इन लोगों को पिटने का कुटने का, तो इन्होंने कहा ठीक है यार अपन कर लेते हैं। तो मालवा का राजा और गुजरात का राजा, मालवा का राजा और गुजरात का राजा एक संधि करते हैं जिसका नाम है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब हुई भाई? तो 1456 में हुई। चंपानेर की संधि हुई किस किस के मध्य? मालवा का राजा कौन है? मालवा का राजा महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम प्लस गुजरात का राजा है कौन? गुजरात का राजा कौन है भाई? कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। और इन दोनों की संधि किस लिए हुई है? संगठित होकर राणा को हराने के लिए, संगठित रूप से मेवाड़ पर आक्रमण कर कुंभा को पराजित करने हेतु तो मालवा और गुजरात, ध्यान रखें भाई बहुत छोटी रियासतें नहीं थी, बहुत बड़ी रियासतें थी। मालवा और गुजरात दोनों मिलकर के यदि मेवाड़ पर आक्रमण करें तो जाकर के वो कहीं क्या कर सकते हैं? वो कुंभा को पराजित कर सकते हैं। और इन्हें लगने लगा कि अपन पराजित कर देंगे किसको? राणा कुंभा को। ऐसा कहा जाता है कि एक युद्ध होता है बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध 1457 में राणा कुंभा से लड़ने आए कौन? राणा कुंभा से लड़ने आए कौन? मालवा का महमूद खिलजी, मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन, गुजरात का कुतुबुद्दीन, गुजरात का कुतुबुद्दीन दोनों लड़ने के लिए आते किससे? राणा कुंभा से। और आप देखो राणा कुंभा का शौर्य, राणा कुंभा की कूटनीति
उसका बल, उसका सामर्थ्य है कि वो मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात का जो कुतुबुद्दीन है, दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं। दोनों ओर से मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था और क्या ही प्रचंड शौर्य दिखाया होगा राणा कुंभा ने कि दोनों सेनाओं को पराजित किया। क्या ही कूटनीति का प्रयोग किया होगा, कितने बुद्धिमान और कितना युद्ध में प्रवीण व्यक्ति होगा राणा कुंभा कि उसने इन दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया था, मालवा और गुजरात को। उस समय के सबसे पावरफुल डायनेस्टीज थी। इसलिए राणा कुंभा क्या है? अजय है। क्या है वो? अजय हैं। उनके मुकाबले का कोई राजा नहीं हुआ है राजस्थान के इतिहास में, भारत के पूरे इतिहास में। वो युग युगांतर तक जीवित रहने वाला एक ऐसा स्तंभ है जिसे कभी भी इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता है। और जब भी कोई भी इतिहास पढ़ाएगा राजस्थान के विषय में, तो यदि अगर बात करेगा, या ये मैं कह सकता हूँ पूरे भारत के विषय में जब भी इतिहास की बात होगी, तो राणा कुंभा को कोई भी नहीं मिटा सकता है, उनको कोई भी नहीं भुला सकता है, और उनके बिना इतिहास अधूरा है। क्योंकि जो दो पावरफुल डायनेस्टीज को एक साथ संयुक्त रूप से हराने का सामर्थ्य रखता हो, ऐसी कूटनीति का प्रयोग वो जानता हो कि दो बड़ी बड़ी रियासतों को एक साथ हरा दे, ऐसा विजेता जो है वो देखने को नहीं मिलता है। सदियों तक, युगों तक ऐसे व्यक्ति पैदा नहीं होते हैं। महाराणा कुंभा बहुत ही विद्वान, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड युद्ध करने वाले राजा रहे हैं। इन्होंने जो है बदनौर विजय के उपलक्ष्य में, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में अरे सही लिख दे भाई, के उपलक्ष्य में बदनौर माता, बदनौर माता या खुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। खुशाल माता मंदिर, ध्यान रखें भीलवाड़ा में है, माता मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया कहाँ पर है साहब? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। ध्यान नहीं, राणा कुंभा ने एक और विजय हुई थी इनकी, हमने मेंशन नहीं किया पीछे, सारंगपुर विजय। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, है ना। तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, ध्यान रखना है भाई, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण, तो ये दो निर्माण कार्य इनकी विजयों के उपलक्ष्य में है। एक साथ ही लिख दिए हमने, याद रखें, कभी कभार कोई ना कोई चीज़ स्लिप हो ही जाती है। तो ये महाराणा कुंभा है, इनकी ये पॉलिटिकल अचीवमेंट हैं, इनकी ये राजनीतिक उपलब्धियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा जो है उनकी साहित्यिक उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि एक ही क्लास में महाराणा कुंभा पूरा हो जाए, और देखते हैं इनकी अपन साहित्यिक उपलब्धियां। साहित्यिक, सही लिख रहे हैं भाई, साहित्यिक उपलब्धियां, थक गया हूँ शायद, है उपलब्धियां। साहित्यिक उपलब्धियां जो है वो महाराणा कुंभा की अपन देखते हैं। महाराणा कुंभा जो है वो विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे। इन्होंने बड़ी ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि इनका एक ग्रंथ है संगीत राज। कौन सा ग्रंथ है? संगीत राज। संगीत राज एक ग्रंथ है। संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा इनका ग्रंथ है। सूड प्रबंध, सूड प्रबंध इनका ग्रंथ है। कामराज रतिसार, कामराज
रतिसार इनका ग्रंथ है। इन्होंने गीत गोविंद है जयदेव का लिखा हुआ गीत गोविंद, उस पर टीका लिखी है ना। गीत गोविंद पर टीका लिखी है। इन्होंने रसिक प्रिया ग्रंथ लिखा है, रसिक प्रिया। इन्होंने चंडी शतक की व्याख्या की है, चंडी शतक की व्याख्या की है। और महाराणा कुंभा ने जो है कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। इनके काल में एक व्यक्ति वे हैं कान्हा व्यास। कौन वे? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य, कान्हा व्यास ने इस ग्रंथ को लिखा है। इसके बाद में महाराणा कुंभा का एक दरबारी था मंडन। कौन था? मंडन। मंडन ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें हैं राजवल्लभ, राजवल्लभ, शकुन मंडन, शकुन मंडन, कोदेन मंडन, कोदेन मंडन। इसके बाद में प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, है ना। इसके बाद में ग्रंथ है इनका वैद्य मंडन, वैद्य मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु सार मंडन, वास्तु सार मंडन। और इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम था गोविंद। गोविंद ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, उद्धार धोरिणी, द्वार दीपिका, द्वार दीपिका, कला निधि, कला निधि, कला निधि। इनका भाई था नाथा। नाथा ने एक ही ग्रंथ लिखा है, वास्तु मंजरी। कौन सा लिखा है साहब? वास्तु मंजरी। क्या लिख रहा है तू? वास्तु मंजरी। ये इनके भाई नाथा का ग्रंथ है, एक ही ग्रंथ है इसका। तो वास्तु मंजरी ये इनके भाई नाथा का ग्रंथ है। ये इनका दरबारी था, बड़ा ही जोरदार आदमी था। ध्यान रखें, महाराणा कुंभा जो हैं उनके वर्ण देखते हैं अब। अच्छा, इनके कई सारे दरबारी थे। महाराणा कुंभा के दरबारी भी आपको याद रखने हैं। दरबारियों के नाम में लिखता हूँ। दरबारी, विद्वान, शिल्पकार। तो याद रखना है भाई, सॉरी। एक व्यक्ति है सोमदेव, सोम सुंदर, सोम सुंदर, सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, सुंदर गणी, मुनि सुंदर, मुनि सुंदर, भुवन चंद्र, भुवन चंद्र, टिल्ला भट्ट, सॉरी, टिल्ला भट्ट, अत्रि भट्ट, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, महेश भट्ट। ये सब के सब इनके दरबारी विद्वान है। सोमदेव, सोम सुंदर, सुंदर सूरी, सुंदर मणि, है ना, सुंदर गणी भी था एक, और मुनि सुंदर, है ना। कई सारे सुंदर, जितने भी सुंदर हैं, जितने भी लोग सुंदर हैं, वो सब किसके दरबारी हैं?
कुंभा के। आप सब भी बड़े सुंदर हो, तो आप भी कुंभा के दरबारी मत बन जाना, और बनो तो बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है, जाना पड़ेगा 1433 में, लेकिन उसके लिए टैलेंट चाहिए है। आप लोग तो वैसे बहुत टैलेंटेड हो। देखते हैं आगे हम, जो कुंभा है, कुंभा के ये सब दरबारी विद्वान हो चुके हैं, और इन दरबारी विद्वानों के बाद में हम कुंभा की कुछ जानकारी और लिखते हैं, जैसे कि कुंभा की वास्तुकला, या कह सकते हो कि स्थापत्य, कुंभा का स्थापत्य। कुंभा का स्थापत्य यदि हम देखें तो कुंभा का सबसे बड़ा एक ऐसा एक व्यक्ति है, ध्यान रखना है भाई, श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। श्यामल दास का एक ग्रंथ है वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ है बेटा? वीर विनोद। इस वीर विनोद ग्रंथ में श्यामल दास ने कहा है कि कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्ग बनवाए, 32 दुर्गों का निर्माता, 32 दुर्गों का निर्माता कहा किसको? महाराणा कुंभा को। अब 32 तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि अवशेष ही मिलना मुश्किल है, तो श्यामल दास ने 32 दुर्गों का निर्माता बताया है। 32 में से कुछ महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, ये महाराणा कुंभा की अनुपम कृति है बहुत, और इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है राजस्थान का। तो कुंभलगढ़ जो है उसको मात्र एक बार जीता गया है, वो भी शाहबाज खां के द्वारा महाराणा प्रताप के टाइम पे, बाकी उसको कभी भी नहीं जीता गया। तो अजय दुर्ग है ये कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में एक और लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। लघु दुर्ग है, इसका नाम क्या है? कटारगढ़। ये जो कटारगढ़ था, ये कुंभा का निवास स्थान था, कुंभा का निवास स्थान। कुंभा यहीं पर रहा करते थे, फिर ये स्थान है कुंभा का। और इसी कटारगढ़ के एक महल में, बादल महल में, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पर हुआ है। कुंभलगढ़ की एक और विशेषता ध्यान रखनी है, इसका शिल्पी मंडन था। इसका शिल्पी कौन था? मंडन। और ध्यान रहे, ये जो शिल्पी मंडन है, ये रिट 2022 में आया हुआ है ना? हाँ, तो रिट 2022 में कौन आया है? शिल्पी मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन है। इसके बाद में याद रखना है, कुंभलगढ़ के अलावा इन्होंने कई सारे दुर्गों का निर्माण का श्रेय जाता है, जैसे कि एक दुर्ग है भोमट दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, मचान दुर्ग, बसंतगढ़, बसंतगढ़। इसके बाद में एक दुर्ग है आपका अचलगढ़, अचलगढ़। ये सब के सब सिरोही में हैं। भोमट दुर्ग कहाँ पर है? आप कमेंट करना। आगे देखो, यहाँ तक पहुँच जाओगे तब जा कर के, है ना, तब कमेंट्स आ पाएगी। इसके बाद महाराणा कुंभा जो है, महाराणा कुंभा क्या ने कुछ मंदिर बनवाए, जैसे कि एक मंदिर है कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है साहब? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर बनवाया है इन्होंने। बदनौर माता मंदिर मैंने पहले मेंशन कर दिया है, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो है एक इनके काल में, ध्यान रखना है भाई, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण इनके काल में हुआ है। रणकपुर के जैन मंदिर धरणक शाह ने बनवाए। किसने? धरणक शाह ने बनवाए। महाराणा कुंभा के समय की बात है ये। इनके काल में श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी नामक जो मंदिर है, जैन मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था। इनके मंत्री थे एक, जिनका नाम है वेलका। वेलका इनका एक तरीके से कोष मंत्री था, या कह सकते हो कि कोषागार मंत्री, खजांची कह सकते हो इसको, खजांची था महाराणा कुंभा का। वेलका ने श्रृंगार चौरी मंदिर बनवाया था। श्रृंगार चौरी मंदिर के बारे में हमारे जो लोक साहित्य में ऐसा कहा जाता है
कि महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमा देवी का विवाह करवाने के लिए इस मंदिर का निर्माण का आदेश दिया था वेलका को। तो रमा देवी का विवाह मंडप भी से कहा जाता है, रमा देवी का विवाह मंडप भी इसको कहा जाता है, मंडप भी कहा जाता है। ठीक है, महाराणा कुंभा तो यूँ बड़े ही विद्वान और बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रचंड विद्यानुरागी व्यक्ति थे। उनके बारे में जितना लिखे उतना कम है। उनका स्थापत्य का योगदान तो 32 तो किले ही हैं, तो जितना लिखाया जाए उतना कम है। यदि आपको और कोई ऐसी चीज़ें लगे कि जो महाराणा कुंभा की स्थापत्य से मैंने इसमें मेंशन नहीं किए तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। इसके अलावा मैं आपको एक दो बातें और बता करके कुंभा की और अपने सेशन का एंड करेंगे अपन। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे। राणा कुंभा जो हैं, राणा कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे। और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा को अपने अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो जाता है, अपने अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया, अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इनका बेटा होता है उदा। कौन होता है? उदा। ये क्या हो गया भाई, ये सब अपने समझ से बाहर है। कहाँ जा रहा है रे, क्या दब गया भाई? हाँ हो गया ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसके बाद में देखो तो अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया किनको? महाराणा कुंभा को। और इनका बेटा होता है उदा। उदा जो है वो महाराणा कुंभा को मौका देख करके और उनकी हत्या कर देता है कुंभलगढ़ में। तो उदा ने ही अपने पिता की हत्या कर दी थी। उसको मेवाड़ का पितरंदा भी कहा जाता है। और ये महाराणा कुंभा की जो जानकारी है, यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना। तुम लोग शेयर करने में थोड़ी कंजूसाई कर रहे हो आजकल, तो इस वीडियो को बढ़िया से बढ़िया भेजो ताकि हम और मेहनत करके आएँ। आज वाकई में बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, ऐसा बहुत लंबा सेशन हुआ है। लगातार कैमरे की तरफ देख करके बोल पाना, उसको हंसता भी नहीं है और कोई रिप्लाई भी नहीं देता है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए तो बड़ी ही मुश्किल सी है। लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे, इसको सपोर्ट दिखाएंगे वीडियोस को, और आप फीडबैक देंगे ना, तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, हमसे जितना हो सकेगा और अच्छा कंटेंट लाएंगे आप लोगों के लिए। आपको यथासंभव हमारे सामर्थ्य से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।